बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। हम फिर से मिल गए हैं आज के आपके अगले टॉपिक में। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन, है ना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जो रिफ्रैक्शन है बेटा वो आप लोग के लिए कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है ना। आप पहले भी रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप के मीडियम अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए एयर है, ग्लास है और आपका वाटर हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम अवेलेबल है। तो जब क्या होता है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से क्या होता है, थोड़ा डेविएट हो जाती है ना। जब क्या होता है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये एक बेस लाइन हो गया जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये हो गया मान लीजिए मेरा मीडियम 1, इसको मैं बोल दे रही हूँ मीडियम 1, ठीक है। और इसको हम बोल दे रहे हैं मीडियम 2। ये हो गया मेरा मीडियम 2। तो जब मान लीजिए कोई लाइट रे है, ये लाइट रे आ रही है, ये मीडियम 1 से आई, ये इसका नॉर्मल है। अब तो आप इतना समझ ही सकते हो, है ना। तो जब लाइट रे ये ऐसे आ रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में आई। अब ये लाइट रे जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने जो ये ऐसी चली जाएगी, ठीक। ये लाइट रे ऐसी चली गई, ठीक है। तो मतलब ये इस पाथ से आ रही थी तो एक्चुअल में इसको कैसे जाना था, इसी पाथ में, इसी डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था आगे। बट ये इस पाथ में नहीं गई, अपने पाथ से क्या हो गई, थोड़ा डेविएट हो गई। तो ये जो डेविएशन है ना बेटा, यही डेविएशन मतलब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। यही डेविएशन क्या कहलाता है, पूरा प्रोसेस, सिर्फ डेविएशन नहीं, पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस प्रोसेस में ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आई क्या है, आई, व्हाट इज आई, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और आर आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आई दोनों चीज़ें, ठीक। अब देखो, ये तो हो गया कि वो डेविएट होती हैं। अब ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन होता क्यों है। बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि जब ये लाइट रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। इस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की अलग, इस मीडियम में वेलोसिटी की लाइट अलग, मतलब लाइट की वेलोसिटी अलग। तो जब लाइट की वेलोसिटी अलग होती है तो लाइट की वेलोसिटी अलग होने के कारण उसका पाथ क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। बट अब सेकेंड चीज़, जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई वेलोसिटी अलग हो रही है इसलिए पाथ चेंज हो रहा है, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में ऐसा क्या है, क्यों। सबसे पहले हमें रीज़न क्या पता चला, हमें रीज़न ये पता चला कि क्या चेंज हो जाता है, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रे की जो वेलोसिटी होती है, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, है ना। तो ये हमारा रीज़न था। अब ये रीज़न है तो मतलब हर मीडियम में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है ना। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वेलोसिटी ऑफ लाइट रे मीडियम में चेंज हो जाती है, ठीक। भाई कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी है ना, इस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी है, इस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी, जिसके कारण इसमें वेलोसिटी अलग अलग हो रही है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण ही इसमें वेलोसिटी अलग आती है, इसमें भी वेलोसिटी अलग आती है। और अलग आने वेलोसिटी अलग होने के कारण लाइट रे अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है,
ठीक, इतना समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मतलब वेलोसिटी अलग, और वेलोसिटी अलग मतलब लाइट रे क्या हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। क्लियर? ठीक, अब जैसे इतना क्लियर, इसके बाद सेकेंड चीज जस्ट दिमाग में आ जाती है कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, एक प्रॉपर्टी है जो वेलोसिटी चेंज करता है, इतना तो समझ में आ गया, बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो डिनोट करते हैं हम म्यू से। किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक है, समझ में आया, म्यू से डिनोट करते हैं। और ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना अगर आप डिनोट करना चाहो या फॉर्मूला लिखना चाहो तो दैट इज C/V। ये सब, इन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम मतलब देख लें, है ना। अगर कई लोग बोलोगे कि भाई मैम फॉर्मूला नहीं पता, तो फॉर्मूला ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू C/V, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हाट, वेयर C, व्हाट इज C, C is the velocity of light, ठीक, and V is the velocity of light in that medium। ये इन एयर लिख लो, ठीक है। C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन एयर, एंड V जो है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है इन मीडियम। दोनों चीज़ें समझ में आई, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो अभी हम वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाते हैं कि बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना। देखिए, हमने अभी बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मतलब वेलोसिटी अलग। तो वेलोसिटी कैसे अलग हो जाती है? बेसिकली क्या होता है बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो कहीं ना कहीं घनत्व को शो करता है, डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो आप खुद सोच के देखो, जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइट रे धीरे धीरे ट्रैवल करेगी या जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगी। घनत्व है मतलब सघन है ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगी, वहाँ पे लाइट रे ट्रैवल करेगी स्लो, है ना। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे लाइट रे क्या ट्रैवल करेगी, स्लो ट्रैवल करेगी। जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, लेस डेंस है जो मटेरियल या जो मीडियम, वहाँ पे लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगी भाई, लेस डेंस है। लेस डेंस है मतलब कम घना है, विरल मीडियम है या रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम में क्या होगा, जो लाइट रे है वो फास्टर ट्रैवल करेगी। वो कैसे ट्रैवल करेगी, फास्टर ट्रैवल करेगी, सिंपल सी बात। इसीलिए बोलते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो शो करता है किसको, वो कहीं ना कहीं डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा है मतलब लाइट रे क्या करेगा, उसमें स्लो ट्रैवल करेगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अभी मैं डेंसिटी को थोड़ा और डिफाइन करूँगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट स्पीड, ऐसा बोल सकते हैं क्या, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है मतलब लाइट स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ इतना तो हुआ, इतने के बाद में अब समझ में आई ये चीज़ रिलेट कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, ठीक, कि आपका ये जो डेंसिटी बेटा, ये जो डेंसिटी है ना, आप हमेशा इसमें स्पेसिफाई करके लिखोगे ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी कौन सी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब बोलोगे मैडम ये ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी क्या अलग अलग चीज़ें हो गई। देखो क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता, जैसे मान लो हमारे पास सॉलिड में वुड है, मैं मान लेती हूँ मेरे पास क्या है, एक वुड है, लकड़ी है, और मेरे पास ग्लास है, ठीक। जो इसमें से ज़्यादा सघन कौन है,
इसमें से ज़्यादा सघन है ग्लास, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है ग्लास, जैसे देखो ग्लास ज़्यादा सघन है, मतलब ज़्यादा सघन है यानी इसकी मास डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुड। इसका क्या ज़्यादा है, मास डेंसिटी ज़्यादा है वुड के कंपेयर में। बट मैं ये नहीं बोल सकती कि ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि उसमें से लाइट रे धीरे जाएगी या लाइट रे तेज़ी से जाएगी, समझ पा रहे हो। मास डेंसिटी का ज़्यादा होना ये नहीं बताता कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी या ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, इससे हम नहीं रिलेट कर सकते। ऑप्टिकल डेंसिटी को कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मतलब लाइट की स्पीड उसमें कम। जैसे बुक में आपकी एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना, एक बहुत ही वो एग्जाम्पल या कंपैरिजन लिया है। वो कंपैरिजन है बेटा किसका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो आपके लिया हुआ है तारपीन का तेल, किसका लिया है, तारपीन तेल का, और लिया है वाटर का H2, ठीक है। अब देखो, जो बोलते हैं कि जो ये तारपीन का तेल होता है ना, ये वाटर जो है ना, ये ज़्यादा सघन है, ये ज़्यादा डेंस है। ये क्या है, अगर हम मास डेंसिटी देखेंगे तो वाटर क्या है, ज़्यादा डेंस होता है तारपीन के तेल से, ठीक है। ये सघन है और ये क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक। बट अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी देखने जाएंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी देखोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी जगह अगर आप चेक करोगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी ना बेटा तारपीन के तेल की ज़्यादा है और इसकी कम है, मतलब समझ में आया। अब ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज़्यादा है मतलब क्या हो रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, यानी अगर हम लाइट रे को पास कराएंगे तो लाइट रे वाटर में क्या होगा, वाटर में फास्टली ट्रैवल करेगी, और इसमें कैसे ट्रैवल करेगी, इसमें स्लो ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। एक बार फिर से सुनो, जो पानी है, पानी सघन है, ज़्यादा सघन है, और तारपीन का तेल क्या है, विरल माध्यम है। ऐसा होने के बाद भी, क्योंकि सघन और विरल किसके बेसिस पे दिखाते हैं हम, ये जो दिखाते हैं ना बेटा हम दिखाते हैं मास डेंसिटी के बेसिस पे। सघन और विरल हम किसके बेसिस पे दिखाते हैं, मास डेंसिटी के बेसिस में। तो ये सघन होने के बाद भी, ये सघन है मतलब इसमें लाइट रे को क्या ट्रैवल करना चाहिए, इसमें लाइट रे को आपका धीरे धीरे ट्रैवल करना चाहिए, है ना। और इसमें लाइट रे को कैसे ट्रैवल करना चाहिए, फास्ट ट्रैवल करना चाहिए अगर हम मास डेंसिटी के हिसाब से देखते। लेकिन इस ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से देखोगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी कम है वाटर की, और ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। तो मतलब इसमें लाइट रे क्या करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है मतलब इसमें लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगा, स्लो ट्रैवल करेगा, और इसमें फास्ट ट्रैवल करेगा। मतलब समझ में आया। यही चीज़ है कि मास डेंसिटी से हम शो नहीं करते, हम किससे शो करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी से शो करते हैं। इतना कुछ समझ पाए, ठीक। अगर इतना समझ पाए तो थोड़ा सा चलो अब रिलेटिव डेंसिटी में और आगे घुसते हैं, रिलेटिव इंडेक्स में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा बेटा, क्या लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, याद करो तो बताओ मेरे को, क्या लिखे थे हम फॉर्मूला, दैट इज C/V, यही लिखा था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। C क्या था, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। इसको क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, यही बोला, है ना। और इसको क्या बोला बेटा, इसको बोला हमने स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, अगर मैं बोलूं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3 है, तो उसका मतलब क्या होगा,
उसका मतलब हम लिख सकते हैं c/v किसी मीडियम का। तो ये जो लाइट लिखते हो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये उसी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो। जैसे मान लो आपके पास एयर है, ठीक, और आपके पास क्या है, ग्लास है। दो मीडियम हो गए, एक एयर हो गया और एक ग्लास हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, एक्चुअल में होता नहीं ना, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए ले रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3 है, ठीक, तो ये जो वेलोसिटी है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ग्लास का। तो ये वेलोसिटी किसकी होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी इन दी ग्लास। इसको क्या बोलोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास। समझ में आया। जो मीडियम आप लोगे एयर के कंपैरिजन में वो चीज़ होती है। तो मतलब अगर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो 3 इज c/v, where what is v is the velocity of light in the ग्लास में क्या है, वो लाइट की स्पीड बता रही है। अगर अब मैं बोलूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में वो c/3 है, ऐसा लिख सकते हो ना। तो c क्या है, लाइट की स्पीड है, ये क्या है, लाइट की स्पीड, और ग्लास की स्पीड क्या आ रही है। अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास is equals to 1/3 into speed of light in the air। यही लिखोगे अगर इसको वर्डिंग में लिखना चाहो तो मतलब देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है ना, और c क्या बता रहा है, प्रकाश में लाइट मतलब प्रकाश की चाल बता रहा है एयर में, और ये बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसको हम अगर ऐसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास 1/3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। मतलब अगर ग्लास में हम लाइट की स्पीड देखें तो वो 1/3 गुना है एयर में स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब समझ पाए, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है या कम है, 1/3 गुना है एयर में स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली हमेशा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट देख रहे हो तो वो क्या है, 1/3 है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया तुम्हारा, 3 × 10⁸, ठीक। तो उसको 3 से जब भाग दे दोगे तब वो तुम्हारा क्या बताएगा, ये जो सॉल्व करने से आएगा 1 × 10⁸। तो इतनी स्पीड है तुम्हारी किसमें, लाइट रे की ग्लास में। मतलब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे कंपेयर करने के लिए शो किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, ये घनत्व ही तो बता रहा है कि भाई ये क्या बता देता है, देखो स्पीड ऑफ लाइट कम है ना, स्पीड ऑफ लाइट कम है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वो क्या कंपेयर कर दे रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को ही तो कंपेयर कर रहा है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है कि कोई सा जो मीडियम है, चलो अच्छा वो सब छोड़ो, अगर मैं बोलूँ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4 है, तो वो उसमें लाइट रे क्या करेगी, उसकी लाइट रे की स्पीड क्या होगी, एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या कम होगी। देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है तो 4 बराबर क्या लिखोगे, c/v। ये किसका होगा, उस मीडियम का होगा। तो जब ये वेलोसिटी इन दैट मीडियम निकालोगे तो वो मीडियम क्या आएगा, c/4। यानी उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, एयर में लाइट की स्पीड के 1/4 गुना, मतलब 1/4 टाइम्स होगी, है ना। तो ऐसे आपको कंपैरिजन करना है बेटा। अब मैं बोलूँ अगर डायमंड है, सबको पसंद है ना, चोरी करके मत ले आना कहीं से, है ना, या फिर डायमंड है तो चुरा के मत भाग जाना भाई, मैं देखो उधर डायमंड लिख के रखी हूँ। अगर देखो क्या हो रहा है, आपके पास डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोलूँ 5 है, 2.5 है। तो अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, इसका क्या मतलब है,
कि जब लाइट रे डायमंड से क्रॉस करेगी तो उसकी स्पीड 2.5 टाइम्स कम होगी एयर में लाइट की स्पीड की। अगर मैं बोलूँ किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, किसी मीडियम का, चाहे वो ग्लास है, अगर मैं बोलूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, इसका क्या मतलब है कि जो लाइट की स्पीड होगी ग्लास में वो एयर में लाइट की स्पीड के 5 टाइम्स कम होगी। कुछ समझ पा रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन देता है स्पीड ऑफ लाइट का इन दैट मीडियम एंड इन द एयर। एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते जाएंगे लाइट की स्पीड क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। और उस चेंज को बताता कौन है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया कुछ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या ज़्यादा बेटा? वेलोसिटी कम, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी और वेलोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना कुछ समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये वाले वीडियो में मैंने पहले ही बोला था मैं रिफ्रैक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, है ना। चलिए, तो हम बेसिक रूल्स अब पढ़ लेते हैं जो आपने बचपन में पढ़ के रखा हुआ है। क्या पढ़ा है बताइए? देखो, एक तो चीज़ पढ़ के रखियो कि हम रूल्स पढ़े हैं ना, तो वो रूल्स पढ़ लेते हैं भाई। रूल्स फॉर, दिख रहा है क्या? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, आई गेस थोड़ा सा कट रहा होगा, अब ठीक है ना। देखिए, पहला रूल, ये तो आपके लिए 2 मिनट का काम है। देखिए क्या होता है, ये अगेन वो सरफेस जो आपके दो मीडियम को क्या कर रही होगी बेटा? सेपरेट कर रही होगी। ठीक है, जब लाइट रे क्या होता है, ये आपका कैसा मीडियम है? ये आपका मान लीजिए रेयरर मीडियम है। ये आपका कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम। और ये आपका कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम मतलब मान लीजिए आपके पास एयर है और ये आपके पास क्या है? ग्लास है। तो जब आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, है ना, ये मान लीजिए नॉर्मल। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये मेरा तिरछा हो गया, है ना, आप लोग सीधी लाइन बना लेना। तो जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये क्या बोलती है बेटा? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, ये पहला लॉ हो गया। जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रे तो क्या होगी? इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो लाइट रे जो आ रही है, ये आपका पता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहे हैं, ठीक, तो ये तब क्या होगा? इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब बैंड करते समय ध्यान रखना, कई लोग पता चला इसके, देखो जैसे ये पाथ है ना, तो ये पाथ है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल पाथ से किधर? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। एक्चुअल पाथ में ना जाके नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, तो भाई एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा इस तरफ ले आना। समझ में आई चीज़? अब जैसे ये मैं बोल रही हूँ इट विल बैंड, जब डेंसर से रेयरर में जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कई लोग का लाइन ही गड़बड़ बन जाएगा। तो भाई देखो, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक, इस एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ ये है ना, और नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक, तो दैट ये क्या हो जाएगा? इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आई चीज़? तो मतलब ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जब रेयरर से डेंसर में जाओगे तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब आप डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये 2 लॉ हो गए। तीसरा भी आपको पता ही है कि अगर आपका क्या होगा, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, ये मेरा वर्टिकल लाइन बहुत ही ख़राब बना है, इससे ज़्यादा वर्टिकल ख़राब लाइन मैंने आज तक लाइफ में नहीं बनाई, ठीक, इसको काट दो। अगर हमारा जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये क्या कौन सी लाइन है? अब तक तो पता चल गया होगा, ये वो लाइन है जो दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। अगर लाइट रे कैसे आ रही बेटा?
नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो जो लॉ पहले आप रिफ्लेक्शन में पढ़े थे सेम वैसे ही, उसमें फिर μ1 कुछ भी हो, μ2 कुछ भी हो, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जहाँ जाना है वो वहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बराबर, या फिर बोल सकते हो ज़ीरो। भाई नॉर्मल से मेज़र करते हो ना, तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट दिखाते हो इंसिडेंट लाइन का, और देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है नॉर्मल का और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल, अभी दोनों मिल गए तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसलिए क्या लिखा है मैंने, 0 डिग्री। समझ में आई चीज़? ठीक। अब अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तुम लोगों को, तो मेरे को एक चीज़ बता दो कि अगर ये μ1 है, ये μ2 है, मतलब ये मीडियम है कोई दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मतलब समझ पा रहे हो, इसका क्या अलग होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका क्या अलग होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक। तो ऐसा कौन से केस में होगा कि लाइट रे ऐसी आई और ऐसी ही चली गई, ऐसा कौन से केस में होगा? ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो। μ1 इज इक्वल्स टू μ2, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, नन ऑफ द अबव। ऐसा कब होगा कि लाइट रे ऐसी आई और ऐसी ही चली गई? सोच के बताओ, सोच लिए। कोई ये बी आ रहा है क्या किसी का? नहीं आ रहा ना, पक्का? ठीक। सी, ठीक, जिसका बी और सी आ रहा है वो बंद कर दो पूरा वीडियो और शुरू से खोल के देखो, ठीक है? क्योंकि बी और सी दोनों नहीं आने वाले। ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा μ1 इज इक्वल्स टू μ2। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम होगी, और जब डेंसिटी सेम होगी तभी ये लाइट रे डेविएट नहीं करेगी, चुपचाप जैसी आई है वैसी ही निकल जाएगी। थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव डेंसिटी, ये क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए पाथ डेविएट होता है ना? तो जिसका ये नहीं बना वो पूरा वीडियो फिर से देखो। समझ में आ रही है चीज़? तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है? चलिए अब स्नेल्स लॉ को भी पढ़ेंगे क्या? देखो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा लगता है, तो आज के लिए इतना रखो स्नेल्स लॉ को, और इस टॉपिक के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे या हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, स्नेल्स लॉ को हम कल ही पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए तब तक के लिए इतना कवर करिए। बाय बाय।